नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अभ्यास स्टूडियोज़ के ऑनलाइन कोर्स में, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो आपका है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर आपका एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी आपका रोटेटिंग या मूविंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि कोई भी घूमने वाला या चलने वाला पार्ट नहीं रहता है, इसलिए हम लोग इसको स्टैटिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है कि ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करता है या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करता है। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि जब निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करेगा या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करेगा, उस समय पे आपकी जो पावर और फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की दोनों क्या रहेंगी, आपकी फिक्स रहेंगी, यानी कि सेम रहेंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। तो यहाँ पे अगर जब निम्न वोल्टता होगी तो उस समय अगर करंट धारा क्या होगी, धारा का मान उच्च धारा होगी आपकी, और जब आपकी उच्च वोल्टता होगी तो धारा का मान क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहता होता है आपका कि जो आपकी पावर है यानी कि जो शक्ति है और जो आपकी आवृत्ति है, ये दोनों आपकी नियत रहती हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब ये किस काम, जो इनका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेने पे काम करता है, यानी कि प्रेरण के फिनोमेने पे काम करता है। ठीक है, इंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो क्या है, ट्रांसफार्मर आपका एक स्टैटिक डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एक सेम फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि पावर भी सेम रहेगी और फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, यानी कि संरचना की बात की जाए, तो संरचना में यहाँ पे हम देखेंगे आपकी कुछ प्रमुख चीजें होती। पहली तो आपकी होती कुंडली। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दो कुंडलियाँ लगी रहती हैं। ठीक है, कुंडली कैसे बनाते हैं, कॉपर के तार को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से गोल गोल करके घुमा देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी एक कुंडली तैयार हो गई, तो यहाँ पे कितनी कुंडलियाँ होती हैं, दो कुंडली होती हैं। तो एक को हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी को क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीय कुंडली, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर दूसरा क्या होता है, आपकी आयरन की कोर होती है। ठीक है, तो आपकी आयरन की कोर किस तरीके से बनती है, तो जो आपके सिलिकॉन स्टील होती है, ठीक है, या आपकी हाई सिलिकॉन स्टील, जिसको हम लोग HSS भी कहते हैं शॉर्ट में, तो उसके क्या करते हैं, लैमिनेशन होते हैं, पतली पतली सी पत्तियां होती हैं। ठीक है, उसके आपके लैमिनेशन होते हैं। इन लैमिनेशंस को हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका जो अगर सेल टाइप बात करें तो उसके लैमिनेशन कुछ आपके इस तरीके से हो जाएंगे। एक लैमिनेशन आपका इस तरीके से होगा, दूसरा लैमिनेशन आपका इस तरीके से। ये क्या आपका ई टाइप और आई टाइप का लैमिनेशन है, और इन लैमिनेशन को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होगा, जहाँ पे जिस तरीके से हम बना रहे हैं। ठीक है, पहले ये वाला ये अरेंजमेंट रखेंगे, उसके बाद ऊपर ये वाला अरेंजमेंट होगा, फिर ये अरेंजमेंट लगाएंगे, उसके ऊपर फिर ये अरेंजमेंट लगाएंगे, और पूरा पूरा क्या, पूरा का पूरा गट्ठर यानी कि स्टैक तैयार कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, स्टैकिंग कर लेंगे। ठीक है, इसका एक गट्ठर तैयार कर लेंगे और बाद में इसको क्या कर देंगे हम लोग, रिविट से आपस में जोड़ देंगे। और जो हर एक जो ये सेगमेंट होता है, ये क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड क्यों करते हैं, जिससे आपके हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर किया जा सके। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे लॉसेस को
कम किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका क्या था, जो मेन दो पार्ट है आपके संरचना के वो हैं। इसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा आपका, एक कवर। कवर में क्या है, जिसमें हम सारा का सारा अरेंजमेंट क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, जो आपका प्रोटेक्टिव कवर होगा, जिससे इसको किसी भी बाहर के मैकेनिकल वियर और टीयर से कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये आपको संरचना क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल की। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि कार्य सिद्धांत। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता, किस पे आधारित है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इस पर आधारित है। तो यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं, एक ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी इस तरीके से कॉइल्स यहाँ पे लगी होंगी। और इसी तरीके से यहाँ भी आपकी कॉइल्स लगी होंगी। और ये क्या, यहाँ पे ढेर सारे लैमिनेशंस आपके अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमने माना कि ये आपकी प्राइमरी साइड है और ये आपकी सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो हमने प्राइमरी साइड पे क्या किया, एक सप्लाई लगा दी। ठीक है, हमने क्या किया, एक सप्लाई लगा दी। और सप्लाई कैसी थी, वो सप्लाई का टाइप था, ये सिंगल फेज एसी सोर्स था। ठीक है, हमने क्या किया, सिंगल फेज एसी सोर्स को लगा दिया। ठीक है, तो जो भी हम लोग ये बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग आदर्श ट्रांसफार्मर यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। हमने कौन सा ट्रांसफार्मर कंसिडर किया है, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले समझ, कार्य सिद्धांत समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो वो क्या है आपका, उसमें लॉसेस नहीं होते हैं। ठीक है, और उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 100% की उसकी इफिशियंसी होती है। ठीक है, और जो वाइंडिंग्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि 0 रेजिस्टेंस आपका वाइंडिंग्स का होता है। प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि रेजिस्टेंस को 0 कर दिया जाए, लेकिन हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में मान के चलते हैं, जो वाइंडिंग्स हैं उनका रेजिस्टेंस क्या है आपका, 0 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है, कैसा ट्रांसफार्मर है, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर बना है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग पे एक एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, जैसे हम सोर्स कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमारे सेकेंडरी साइड ओपन है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई नॉट के बराबर होगी। ये आई नॉट क्या होती है आपकी, नो लोड करंट होती है। ठीक है, आई नॉट क्या होती है आपकी, नो लोड करंट होती है। ठीक है, तो ये आपकी आई नॉट करंट क्या होगी, फ्लो होने लगेगी। और जब ये कॉइल में जाएगी तो यहाँ पे क्या होगी, आपको पता होगा कि जब किसी भी कॉइल में धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे ही ये करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कॉइल में, यहाँ पे जो एक कॉइल बनी हुई है, इस कॉइल में क्या होगी, इस तरीके से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बनना शुरू हो जाएगा। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, ये क्या करेगी, आपका क्या है, यहाँ पे कॉइल है और यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, कौन कैसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फ्लक्स फाई जो जनरेट हो रहा होगा, तो इसका भी नेचर कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका फ्लक्स जनरेट होता है वो किसकी शेप फॉलो करता है, वो करंट की शेप फॉलो करता है। अगर आपका जो फ्लक्स है वो डीसी से जनरेट होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, वो
डीसी की तरीके से उसकी वेवफॉर्म बनेगी। अगर वेवफॉर्म बने, डीसी की वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनती है, तो डीसी से जनरेटेड फ्लक्स की वेवफॉर्म भी इस तरीके से बनेगी। अगर एसी सोर्स की बात करें, एसी करंट की बात करें, तो उसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा तो उसकी भी वेवफॉर्म कुछ इसी तरीके से बनेगी, यानी कि अल्टरनेटिंग नेचर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। तो ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स में जो फ्लक्स जनरेट हो वो क्या करेगा, वो कॉइल के साथ भी म्यूचुअली क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, और उस ईएमएफ को हम लोग कहेंगे, वो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, वो ईएमएफ आपका E1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो E1 होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका E1 जो आपका है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, क्या है आपका, ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, या हिंदी में कहेंगे स्वप्रेरित ईएमएफ। ईएमएफ को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, या स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो जो आपका फ्लक्स फाई जनरेट होगा तो वो इस कॉइल के साथ में भी लिंक होगा, साथ में क्या इस आयरन के कोर से होता हुआ यहाँ पर भी चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस कॉइल के साथ में लिंक होगा, कोर से होता हुआ, आयरन कोर से होता हुआ। तो जब ये इस कॉइल से लिंक होगा तो इसका नेचर क्या, अल्टरनेटिंग है, तो ये क्या करेगा, इस कॉइल में भी क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करेगा तो आपका यहाँ पर भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और उस ईएमएफ को हम लोग क्या कहेंगे, ये इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ये आपका E2 ईएमएफ है आपका। ठीक है, तो ये जो आपका E2 होगा, तो E2 क्या कहलाएगा आपका, E2 आपका क्या कहलाएगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। E2 क्या कहलाएगा आपका, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, तो आपने फैराडे का आपको नियम पता होगा। फैराडे के नियम में क्या बताया जाता है कि जब कभी भी कंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, चालक, और मैग्नेटिक फील्ड, जब कभी भी कंडक्टर और चालक के बीच में क्या हो, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा चलता हुआ नजर है, यानी दूसरे की वैल्यू चेंज हो, यानी या तो आपका कंडक्टर चले या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड से चलने का मतलब क्या, उसकी वैल्यू में वेरिएशन हो। ठीक है, यहाँ पे फिजिकली तो कुछ भी चलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वैल्यू में वेरिएशन होगा। तो आपका जो कंडक्टर या तो घूमे या रोटेट करे, या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में आपकी वेरिएशन हो। तो यहाँ पे कंडक्टर तो आपका फिक्स है, लेकिन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो एसी टाइप की, यानी अल्टरनेटिंग टाइप की आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि हर बार उसकी क्या, हर सेकंड पे क्या हो रही है, उसकी हर टाइम की वैल्यू पे वैल्यू चेंज हो रही है, और जो इस कंडक्टर के साथ में लिंक हो रही है, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, लिंकेज फ्लक्स जो हो रहा है, जो लिंक होने वाला फ्लक्स है वो बदल रहा है। तो जब बदलेगा तो क्या करेगा, कंडक्टर के साथ में क्या होगा, कॉइल इंटरेक्ट होगी, यानी कि एक तरीके का आपका रिलेटिव मोशन वहाँ पे होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे, यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। और उस विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का N1 d∅dt। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यों लगा है, क्योंकि हमें पता है कि लेंज लॉ से हमें क्या पता है कि जिस कारक से वो जनरेट होता है उसी को वो अपोज करता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस का निशान लगाते हैं। ये क्या है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है, और E2 क्या है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का N2 d∅dt, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि जब हम अगर वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब कभी भी हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में क्या करते हैं, हम एक एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या, किस एसी सोर्स की वैल्यू कितनी है, V वोल्ट का अगर हम लोग एसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक करंट I0 आपकी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, और ये I0 की वजह से क्या होता है कि जो प्राइमरी कॉइल है यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड
इंड्यूस हो जाती है और आपका फ्लक्स फाई क्या होता है, कोर में सेटअप हो जाता है। ठीक है, फ्लक्स फाई आपका कोर में सेटअप हो जाता है। और ये जो आपका फ्लक्स फाई है ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में आपका लिंक होता है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग में N1 टर्न है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या हो जाती है, -N1 d∅dt हो जाती है। और E2 की वैल्यू क्या हो जाती है, -N2 d∅dt। यहाँ पे N2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अभी ट्रांसफार्मर आपका ओपन है, यानी कि सेकेंडरी साइड आपकी ओपन है, तो वहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाएगा लेकिन कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग करंट यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लोड हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हमने मान लिया कोई लोड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो तुरंत ही यहाँ पे एक करंट I2 का फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो I2 जब फ्लो होती है तो I2 खुद भी क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, एक करंट I2 डैश जनरेट कर देती है, एक करंट I2 डैश जनरेट करती है जो I2 की वैल्यू को कम करती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, I2 डैश को नलीफाई करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग से एक और करंट आती है जिसकी वैल्यू इस करंट के बराबर होती है, तो वो उसकी वैल्यू को क्या कर देती है, नलीफाई कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जब कभी भी आपको वर्किंग लिखने के लिए बात कही जाएगी तो आपको वर्किंग दो कंडीशंस में बतानी होगी। एक तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी वर्किंग बताने के लिए, पहली कंडीशन होगी आपकी नो लोड कंडीशन। ठीक है, जब आपका भार नहीं लगा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, लोडेड कंडीशन, जब आपने भार को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। तो नो लोड की कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे कि हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग से एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं तो हमारी I1 करंट फ्लो होती है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, I0 के बराबर होती है। ये आपकी नो लोड करंट कहलाती है। और फिर क्या होता है, इससे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है और वहाँ पे क्या आपका एक फ्लक्स फाई जनरेट हो जाता है या इंड्यूस हो जाता है। जनरेट गलत वर्ड होगा, क्या हो जाता है, फाई इंड्यूस होता है। ये आपका फाई क्या होता है, दोनों वाइंडिंग से क्या होते हैं, इंटरेक्ट करती है और वहाँ पे लिंक होते हैं जिससे दोनों वाइंडिंग्स में आपके EMF E1 और E2 इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अभी क्या है आपका नो लोड है तो E2 क्या होगी, ओपन होगी, तो इसलिए E2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर जाती है। जब हम लोग क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक करंट I2 फ्लो होने लगती है, सेकेंडरी साइड में I2 करंट फ्लो होने लगती है। तो ये जो जब हमारी I2 करंट फ्लो होती है तो I2 करंट फ्लो होने की वजह से आपकी क्या हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्रिएट करती है जिसकी वजह से एक अपोजिंग करंट I2 डैश फ्लो होने लगती है जो I2 के मान को कम करती है। तो इस वैल्यू को क्या, जो आपकी वैल्यू कम हो रही है इसको नलीफाई करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग में जो I0 करंट है इसके साथ में एक कंपोनेंट I1 डैश भी यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है जो इस वैल्यू के बराबर और अपोजिट होता है। यानी कि I1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I2 डैश के बराबर होता है, ये उसकी वैल्यू को नलीफाई कर देता है जिससे हमारा आगे की वर्किंग होती रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो आपकी वर्किंग है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग इसके EMF इक्वेशन की। ठीक है, तो EMF इक्वेशन का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल का समीकरण। तो विद्युत वाहक बल का समीकरण निकालेंगे हम लोग। यानी कि EMF इक्वेशन। तो EMF इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना लिया जो सिंबॉलिक डायग्राम है जिससे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर हम डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर लेंगे जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ये हमने क्या बना लिया, प्राइमरी वाइंडिंग बना ली। ठीक है, ये आपके इधर सेकेंडरी वाइंडिंग बन गई। यहाँ पे आपके जो टर्न्स थे वो N1 थे, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं,
N2 टर्न से। यहाँ पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो सप्लाई की वैल्यू कितनी है V1। और सप्लाई का टाइप कैसा है, ये आपकी सिंगल फेज AC सप्लाई है। जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो क्या हो जाएगा E1, और यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा E2। और यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हो जाएगा या इंड्यूस होगा जो कोर में, ठीक है, यानी कि लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 वैल्यू हो जाएगी। तो लिख लेते हैं E1 क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। फिर E2 क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। फिर N1 क्या हो जाएगा, अगर N1 की बात करें तो N1 जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में वर्तनों की संख्या, वर्तन कैसे कहते हैं, टर्न। तो प्राथमिक कुंडली में वर्तनों की संख्या, इस तरीके से N2 क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय कुंडली में वर्तनों की संख्या, ठीक है। F क्या हो जाएगा आपका, आवृत्ति। फाई क्या हो जाएगा, फ्लक्स, ठीक है। फाई क्या हो जाएगा आपका, फ्लक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये किस में नापेंगे हम लोग, वेबर में। फाई किस में नापते हैं हम लोग, वेबर में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे जो आपका फैराडे का नियम है। तो फैराडे जी हमारा क्या कहते हैं, ठीक है। तो फैराडे के नियम के अनुसार ठीक है, तो फैराडे ने क्या कहा कि आपका प्राइमरी में EMF इंड्यूस होगा और सेकेंडरी में, तो फैराडे का नियम है, जब हमने इसको अप्लाई किया और व्यक्ति को समझे तो आपका प्राइमरी में भी इंड्यूस होगा और सेकेंडरी में भी इंड्यूस होगा EMF, ठीक है। तो E1 की वैल्यू निकालें हम लोग। E1 का मतलब, सॉरी यहाँ पे कैपिटल E1 लिखेंगे क्योंकि हमने रोटेशन में कैपिटल E1 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, E1 को लिखेंगे। तो E1 क्या हो जाएगा, ये सेल्फ इंड्यूस्ड होगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ इंड्यूस्ड। तो क्या हो जाएगा, माइनस का N1 d/dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पता है जो करंट, जो फाई की वैल्यू होगी वो किसका नेचर लेगी, करंट का नेचर लेगी। तो करंट की अगर इक्वेशन देखिए AC करंट तो क्या होता है, I = Im sin ωt, ठीक है। क्या होता है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाले तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आती है, I = Im sin ωt। तो आपकी इसी के रिगार्डिंग अगर इसी से मिलता क्या नेचर यही फॉलो करेगा सेम चीज़, तो क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फ्लक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी फाई = φm sin ωt, ठीक है। तो ये आपकी थी क्वेश्चन नंबर 1, ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। तो E1 की बात करें तो E1 क्या आ जाएगा, माइनस का N1 d/dt φm sin ωt, ठीक है। तो E1 की बात हो जाएगी माइनस का N1, ये क्या आपका कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, φm d/dt sin ωt। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो साइन, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएशन की, तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन करके बता दे रहे हैं। तो जो आपका साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, तो d/dt अगर हम लोग sin t निकालते हैं तो क्या आएगा आपका,
कॉस टी आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, डी बाई डी टी क्या है आपका साइन ओमेगा टी है। तो पहले क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कॉस ओमेगा टी, और फिर क्या करेंगे डी बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, ओमेगा, तो यानी कि क्या आ जाएगी फाइनल वैल्यू, ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्योंकि हम यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, E1 इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस का N1 फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें यहाँ से ये माइनस गायब करना है। ठीक है, तो माइनस गायब करने पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको कन्वर्जन पता होगा, तो क्या होता है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम सिमिलर इसी चीज़ को यूज करेंगे। और ये कहाँ से आता है, तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ये इस तरीके से पढ़ा होगा, ASTC रूल पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ रखी होंगी। ठीक है, अगर आपको इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इस चीज़ों को आपको अलग से एक वीडियो में कवर अप कर दिया जाएगा कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपकी आती हैं। लेकिन आपको ये बेसिक नीड है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का N1 फाई एम ओमेगा क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपकी वैल्यू निकल आई थी, अब क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू आपकी आई थी माइनस का N1 ओमेगा फाई एम माइनस N1 ओमेगा फाई एम साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है माइनस का साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा, या कह सकते हैं साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस है, साइन है, तो क्या माइनस को अंदर भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मैं n जो होगा आपका वो भी फिक्स होगा। हम टर्न्स को क्या, जब हमने मशीन को डिज़ाइन किया तभी हमने टर्न्स को फिक्स कर दिया, उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 पाई f के बराबर इसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, फिक्स होगी। तो ये भी आपकी क्या चेंज नहीं हो सकती। फाई एम यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, ये भी क्या होगी आपकी फिक्स होगी। तो ये तीन फैक्टर तो आपके चेंज नहीं हो सकते। तो चेंज क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका क्या हो जाए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए आपको, तो आपको E1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको पता है कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी और यहाँ पे कौन सा टर्म है, साइन, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहा, 0 से 1 तक। ठीक है, साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो यानी कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू के बराबर हो जाएगा। और ओमेगा टी कितने के बराबर आ जाएगा जी, ओमेगा टी आपका पाई के बराबर आ जाएगा। यानी कि जब आपका ओमेगा टी बराबर पाई होगा तो उस समय आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा टी बराबर हम लोग पाई पुट कर देंगे
तो उस समय जो वैल्यू मिलेंगी वो क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। तो ओमेगा टी बराबर जब पाई पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E1 की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू क्या, पाई बाई टू, पाई माइनस पाई बाई टू यानी पाई बाई टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 ओमेगा फाई एम। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, इसको हम पुट कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग पुट कर देंगे तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, N1 ओमेगा फाई एम की जगह क्या E1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे E1 इज इक्वल टू E1 मैक्स साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड फंक्शन हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF E1 का। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, N1 फाई ओमेगा एम। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कभी भी निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, E1 मैक्सिमम की किसके बराबर होगी, N1 फाई एम और ओमेगा। ठीक है, तो N1 तो N1 रहेगा, फाई एम तो फाई एम रहेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 पाई एफ हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ N1 फाई एम। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई एफ N1 फाई एम। ठीक है, और अगर हम लोग जो ये आपका क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, और आपकी हम जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, के RMS वैल्यू की बात करें, RMS मान की बात करें, तो RMS वैल्यू क्या होती है, E1 RMS क्या होगी, तो आपको फार्मूला पता है क्या होती है। अगर हम x की RMS वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, x मैक्सिमम अपॉन √2। ठीक है, x मैक्सिमम अपॉन √2, तो क्या आ जाएगी, x RMS आ जाएगी। तो हमें E1 की RMS वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे, E1 की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, यानी कि क्या है आपकी 2 पाई एफ N1 फाई एम अपॉन √2। हमने वैल्यू पुट कर दी, तो E1 RMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, √2 पाई एफ N1 फाई एम। ठीक है, √2, अभी आपका √2 पाई, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आती है, 4.44 एफ फाई एम N1। क्या वैल्यू आ जाएगी, 4.44 एफ फाई N1। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये वोल्ट। ठीक है, यानी कि जो RMS वैल्यू इंड्यूस होगी सेल्फ प्राइमरी साइड में, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4.44 एफ फाई N1 के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी साइड की बात करें, तो सेकेंडरी साइड भी हम क्या सिमिलरली निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्या लिख देंगे, E2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का N2 d∅/dt। और पूरी प्रक्रिया उसी तरीके से हम लोग करते चले आएंगे, और E2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, E2 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 के बराबर आ जाएगी। और E2 RMS की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E2 मैक्स अपॉन √2 के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई एफ N2 फाई एम अपॉन √2 हो जाएगी। यानी कि E2 RMS की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4.44 एफ फाई एम N2 के बराबर हो जाएगी। ये इतना वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें, हमें दोनों वैल्यू मिल गई, E1 और E2 की वैल्यू मिल गई, तो E1 बराबर क्या आया, 4.44 एफ फाई एम N1, और E2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4.44
F5m/N2। अब हम क्या करें, इन दोनों का आपस में रेशियो ले लें, तो क्या जो कॉमन वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कट जाएंगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, E1/E2 बराबर N1/N2 मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे कि K। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे और K कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो आपका K होता है, इसी K को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, यानी कि परिणमन अनुपात। हिंदी में कहे तो क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लें कुछ स्टेप अप और स्टेप डाउन, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, तो अगर स्टेप अप स्टेप डाउन किस पे डिपेंड करेगा, N1 और N2 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो स्टेप अप की बात करें, यानी कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, तो जब कभी भी आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो हमेशा N2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि N1 इज लेस देन N2। और जब स्टेप डाउन होगा तो N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी कि स्टेप अप की बात करेंगे तो आपके प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर स्टेप डाउन की बात करेंगे तो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि EMF इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, हमने EMF इक्वेशन के बारे में बात कर ली। अगर स्टार्टिंग से बात करें तो आज हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया, या कहें तो 4। तो हमने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर हमने उसकी वर्किंग के बारे में बात की। और जब कभी भी आप वर्किंग लिखेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नो लोड को आपको अलग लिखना है और उसके बाद में लोड की कंडीशन को अलग लिखना है। ये दोनों आपको अलग अलग दिखाने जरूर है। जब हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे और फेजर डायग्राम की बात करेंगे तो इन दोनों के अलग अलग हम लोग फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा हमने बात की कंस्ट्रक्शन की, उसकी संरचना की। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, 3 आपकी मेन चीज़ें आती हैं। पहला तो आपका क्वाइल्स, और क्वाइल्स कौन कौन सी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्वाइल। फिर एक आपका आ जाता है कोर, तो हम लोग आयरन कोर यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्या आ जाता है आपका एक प्रोटेक्टिव केस, जिसके अंदर हम लोग सारी की सारी अरेंजमेंट रखते हैं। तो बेसिक 3 पार्ट्स हैं। कोर के अंदर आप क्या लेमिनेशंस हो जाएंगे आपके, तो वो एक पार्ट हो जाएगा आपका एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद हमने बात की विद्युत वाहक बल की समीकरण की, यानी कि EMF इक्वेशन की। और आपकी EMF इक्वेशन क्या आई, E1 इज इक्वल टू आ गया आपका 4.44 F5N1 और E2 की वैल्यू आ गई 4.44 F5N2। और आपका क्या है, E1/E2 बराबर क्या आ गया, N1/N2, जिसको हमने कांस्टेंट K माना। और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। ठीक है, और हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की कि अगर आपका N1 इज़ ग्रेटर देन N2 है तो क्या हो जाएगा, आपका स्टेप डाउन हो जाएगा, यानी कि आपका आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। और अगर आपका N1 इज लेस देन N2 है तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और एक ही ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो चीज़ें बताएगी वो सारी की सारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कोशिश की जाएगी कि अगले वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, साथ में अगर आप इस चैनल के साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में जुड़ सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।